सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ये कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले आयोटा की जो प्रॉपर्टीज थी वो सब पढ़ लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर के भी बारे में बता दिया था कि x प्लस आयोटा वाई होता है। ठीक है, अब मुझे जानना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक पॉइंट होता है z इक्वल टू एक्स प्लस, सीट का डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी हम लोगों ने बेसिकली थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, थ्योरी पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है निधि, राइट? सो या नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कुछ थ्योरी पहले जान लेते हैं। अभी थ्योरी तो हम लोगों ने एकदम जाना ही नहीं है, बेसिकली बहुत एकदम बेसिक डिस्कशन हुआ था। तो आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, उसको देखूंगा। ठीक है, तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग कार्टेजियन प्लेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कार्टेजियन प्लेन में रहता है कार्टेजियन प्लेन। कार्टेजियन प्लेन में आप किसी भी कोऑर्डिनेट्स को इंडिकेट करते हो, राइट? ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि किसी कोऑर्डिनेट को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। लेट से ये एक एक्स एंड वाई एक्सिस है और आपको किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई को रिप्रेजेंट करना होता है। लेट ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। आपको किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता था। लेट से यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो इसका मीनिंग ये होता था कि ये एक्स वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस यूनिट पर है। ठीक है, तो आप इसको बोलते हो कि इसको वर्टिकली ऐसे ड्रॉ कर लेते हो और आप कहते हो कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा ये ओरिजिन हुआ, इस वाई एक्सिस से इस लाइन का जो डिस्टेंस हुआ या इस पॉइंट का डिस्टेंस हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये एक्स होता था और ये वर्टिकल डिस्टेंस वाई होता था। वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता था? वाई होता था। ये बात कार्टेशियन प्लेन की थी। उसी तरह अगर मेरे पास वेक्टर प्लेन मिलता था, आपने वेक्टर प्लेन में भी इंडिकेट किया होगा, वेक्टर प्लेन, वेक्टर प्लेन में भी आपने यूज किया होगा, फिजिक्स में किया होगा। ठीक है, यहां पर आप क्या देखते हो कि ये एक आपके पास आई एक्सिस होता है, ये आई डायरेक्शन होता है, एक्सिस नहीं बोलते हैं यहाँ पे, आई डायरेक्शन होता है और एक जे डायरेक्शन होता है। और अगर किसी पॉइंट आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अगर आपको इस पॉइंट को डिनोट करता था तो ये करना था, तो आप बोलते थे कि ये यहाँ पर वाई यानी कि जे डायरेक्शन से एक्स यूनिट डिस्टेंस पर है। तो इसको भी मैं इस तरह से लिख लेता हूं कि ये कुछ ऐसा हो जाता है कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो एक्स है। अब चूंकि आई डायरेक्शन में ये डिस्टेंस लिया हुआ है इसलिए एक्स आई हो जाता है। ये जो डिस्टेंस है वाई डायरेक्शन में है, सॉरी जे डायरेक्शन में है, तो ये वाई जे हो जाता है, राइट? कितना हो जाता है? उसी तरह वेक्टर प्लेन का भी यूज करते हैं हम लोग। उसी तरह किसका? ये वेक्टर प्लेन हो गया और ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब हम लोग यूज करते हैं किसका? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते थे? तो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसके लिए जिस प्लेन का यूज करेंगे हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन्ड प्लेन। क्या नाम देंगे? कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन्ड प्लेन, ARGAND। कॉम्प्लेक्स प्लेन देंगे नाम या आर्गन्ड प्लेन दे देंगे। आर्गन्ड प्लेन या यू कैन राइट कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑल्सो, कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही हम लोग क्या करेंगे? डिनोट करते हैं, ठीक है, या रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसा होगा गाइस? तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक जो होगा मुझे ये रियल एक्सिस मिलेगा और दूसरा जो है वो इमेजिनरी एक्सिस मिलेगा, राइट? एक रियल एक्सिस मिलेगा और दूसरा इमेजिनरी एक्सिस मिलेगा। तो ये वाला जो मुझे एक्सिस मिलेगा, इस एक्सिस को हम लोग बोलेंगे रियल एक्सिस। क्या बोलेंगे? रियल एक्सिस।
और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। यानी कि इस एक्सिस पर जितने भी नंबर होंगे वो आयोटा के साथ इंडिकेट होंगे, राइट, वो आयोटा के साथ लिखे जाएंगे। तो लेट्स से आपको ये x प्लस आयोटा y इंडिकेट करना है, तो आप बोलोगे कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस, ये y है। ये क्या है गाइस? y है। ये y थोड़ा जूम आउट कर दीजिए ना। अच्छा, ये और जूम कर दें इसको। जूम आउट सिर्फ और छोटा। अच्छा अच्छा, ठीक। या ना इसको थोड़ा ऐसे ही करते हैं। दिख रहा है अब? यस सर। सो देखिए, यहां पर ये रियल एक्सिस हो गया, इमेजिनरी एक्सिस हो गया। यहां पर कोई भी अगर मैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखूंगा ना, ये डिस्टेंस y होगा और यहां से यहां का डिस्टेंस x होगा, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट इंडिकेट करूंगा तो ये कोऑर्डिनेट मुझे x प्लस आयोटा y जो है ये इमेजिनरी डायरेक्शन में लिया हुआ है, हमने इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग लिया हुआ है। सी y के पहले i लग जाएगा, i का यूनिट लग जाएगा, राइट। तो ये x प्लस आयोटा y हो गया। तो इस तरह से हमने किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में या अर्गंड प्लेन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं हम लोग? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन था कॉम्प्लेक्स प्लेन में, राइट। अब हम लोग आते हैं अपने ओरिजिनल या इसके और कुछ बेसिक फॉर्म देखेंगे, ठीक है। तो वेरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ टर्म्स मुझे डिफाइन करने पड़ेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो लेट से पहले मैंने क्या लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और उसको रिप्रेजेंट किया। लेट से आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। तो यहां पर ये y इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस, ये क्या हो जाएगा? रियल एक्सिस। और ये आपको मिल गया इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। यहां पर आपको कोई पॉइंट गिवन है, लेट से इस तरह का कोई पॉइंट गिवन है। तो ये जो पॉइंट होगा, अगर ये पॉइंट है तो मैं कहूंगा कि यहां पर यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस होगा और यहां से यहां का भी डिस्टेंस कुछ रहा होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो अब हम निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस मुझे x मिलेगा एंड ये डिस्टेंस मुझे y मिलेगा, राइट। अब देखिए, इस ओरिजिन से भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, ओरिजिन से भी। तो ओरिजिन से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। ये जो है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, राइट। तो देखिए, ये इसका कुछ नाम देते हैं। ओ तो ये हो गया है, ये पी हो गया है, ये ए नाम दे दीजिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, ए नाम दे दीजिए, ठीक है। तो यहां से अब हम टर्म डिफाइन करने चलते हैं, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कहीं पर भी आप रिप्रेजेंट करोगे तो ओरिजिन से कुछ उसकी सर्टेन डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो उसी डिस्टेंस को या उसी लेंथ को मैं क्या बोलूंगा? मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, it is the length of the complex number, length of the complex number z, complex number z with या फ्रॉम ओरिजिन कर लीजिए,
फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है। क्या होता है, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंथ होता है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से, ठीक है। और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, डिनोटेड बाय मॉड जेड, मॉड जेड से डिनोट करते हैं हम लोग। यानी कि ये जो डिस्टेंस ओपी है, यहाँ पे ओपी की जो लेंथ मिलेगी मुझे, वो किसके बराबर मिलेगी गाइस, वो मिलेगा मॉड ऑफ जेड के बराबर। यही होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंथ। अब इस मॉड ऑफ जेड की वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं। तो आप देखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन सिंपली लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ए पी, आप क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे कि ओपी का जो स्क्वायर होगा वो आपको मिलेगा ओए का होल स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर। एंड नाउ आप लिख सकते हो कि ओपी जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ओए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, यही होगा ना। एपी होगा एपी स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस के यूनिट क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ओपी को मैंने डिस्टेंस माना है, एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है। एंड ओए की जो वैल्यू हुई है वो एक्स मिला है मुझे, क्या मिला, एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, एक्स क्या है, एक्स इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, एंड दिस वाई इज नथिंग बट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, ये आई एम जेड होगा, राइट। तो ये आपको मिल गया, ये आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड टू द होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू द होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको स्क्वायर रूट के अंदर मिलेगा। तो बात आया समझ में क्या। और इसी ओपी को मैंने मॉड ऑफ जेड मेरे डेफिनेशन से मिलेगा, मॉडुलस का डेफिनेशन से हमने देखा कि मॉड जेड क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ओपी का पी का लेंथ मैंने ओ से लिया है, ओरिजिन से लिया है, तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, मॉडुलस ही मुझे मिलेगा। तो ये मॉडुलस ऑफ जेड हो गया, राइट। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके चैट में रिप्लाई करेंगे। फाइंड द मॉडुलस ऑफ, एकदम छोटा क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 3 - 4 आयोटा। सभी लोग चैट में रिप्लाई कीजिए इसका आंसर। सिर्फ 2 लड़के का आंसर आया। गुड, सभी के आंसर सही हैं। वेल डन। सो आप सिंपली बोलोगे कि सर मॉड ऑफ जेड जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का होल स्क्वायर, रियल पार्ट कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट मुझे -4 मिलेगा। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 16 25, तो ये 5 हो जाएगा सिंपली। चलो 5 फाइंड आउट कर सकते हो, गुड। अब देखिए यहां पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ने, यानी कि ये जो मॉडुलस वाला लाइन होगा वो इस रियल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। लेट से मैंने मान लिया कि ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि किसी भी लाइन को अगर आप डिफाइन करते थे तो वहां पर आप स्लोप डिफाइन करते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी पॉइंट जो होगा वो रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है, रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उस एंगल को क्या बोलोगे आप, उस एंगल को बोलोगे आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट आइडिया इज दिस,
ई आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है, और इसी को ए आर जी जेड लिखते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ए आर जी जेड, और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को हम बोलेंगे ए एम पी जेड, ठीक है। तो एक बार यहां पे भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लेट से यहाँ पे आपको ये x प्लस आयोटा y मिल गया, तो आप बोलोगे कि ये आपको y मिला होगा और यहाँ पर ये आपको x मिला होगा। इस पॉइंट का नाम P ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम जैसा वहां पर था A ले लेते हैं, ये तो ओरिजिन है, और ये मैंने मान लिया कि ये थीटा एंगल यहाँ से यहाँ बनाया हुआ है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है कि जेड आपको इस तरह का मिला हुआ है नंबर x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड या आर्गुमेंट of a complex number argument of a complex number is the angle made by the line, made by z कह सकते हैं, made by the number, made by the complex number with positive real axis, with positive real axis, सिंपली रियल एक्सिस भी बोल सकते हो। पॉजिटिव रियल एक्सिस का मतलब ये नहीं होगा गाइस कि यहाँ पे ये इस साइड लेना है, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस के राइट हैंड साइड में नहीं, मैंने स्लोप को भी पॉजिटिव डायरेक्शन लिखा था, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब कि जहां पर लाइन कट कर रही है उसके राइट हैंड साइड में, ठीक है। या आप सिंपली रियल एक्सिस भी लिख सकते हो, नहीं तो किसी के दिमाग में बैठ जाएगा कि मुझे ओरिजिन के राइट हैंड साइड से लेना होगा। चलिए रियल एक्सिस ही लिए, या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस बोल सकते हो, विद रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये भी कहां होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एकदम स्लोप के जैसा ही डेफिनेशन इसका होगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन को मैं क्लॉकवाइज करूं, अगर मैं करता हूं, तो जो थीटा जो होगा वो निगेटिव में होने लगेगा, एंगल क्या होने लगेगा? निगेटिव में होने लगेगा। इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग? डिनोटेड बाई ए आर जी जेड। बहुत टाइम यही यूज होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड बहुत कम बार यूज होता है, लेकिन इसको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं एंड दिस सेम नंबर को, ठीक है। यहां पर किसी को कोई डाउट है क्या, किस तरह से हमने लिया हुआ है एंगल, या किस तरह से लिया जाएगा? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सो, ठीक है। अब देखिए यहां पर आर्गुमेंट ऑफ जेड लिया हुआ है, तो आपको यह भी ध्यान देना है कि ये जो लाइन होगा कहां से लेंगे, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ जेड को मिलाने के लिए रियल एक्सिस के साथ देखिए, ऐसा हो सकता था कि पॉइंट मुझे यहां दिया हुआ है, ठीक है, तो और एक्सिस यहाँ पे, तो मैं ऐसे भी ज्वाइन करके कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि ये जो लिया हुआ है ए आर जी, ये जेड माइनस जीरो हो लिखा हुआ है एक तरह से, ये क्या है? जेड माइनस जीरो। इसका मतलब कि आपको ये जो एंगल लेना है वो कहाँ के रेस्पेक्ट में लेना है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो जब तक बोला ना जाए आपको, तब तक आपका जो भी वर्क होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो इमेजिनरी एक्सिस के साथ ही होगा, राइट। अब मुझे इस थीटा को फाइंड आउट करना है, तो सभी लोग बताइए, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सभी लोग बता सकते हैं आई थिंक, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल OAP, आप बोल सकते हो कि tan थीटा जो मुझे मिलेगा, tan थीटा वो मुझे मिलेगा
AP अपॉन OA, राइट, AP अपॉन OA। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, AP अपॉन OA, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि tan थीटा जो मुझे मिला, tan थीटा, हाँ सही है आदर्श, सबका सही है। tan थीटा जो मुझे मिलेगा ये मिल जाएगा y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। और इस y अपॉन एक्स को देखो, y को तो मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोल सकता हूं, तो आई कैन राइट कि दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, एंड दिस इज tan ऑफ थीटा। देयरफॉर जो मुझे थीटा मिलेगा, थीटा ये मिल जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, I am z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z, ये मुझे मिल जाएगा। अब एक चीज ध्यान देने की है, यहां पर देखिए, यहां पर पहली बार कोई कॉम्प्लेक्स इस थीटा को फाइंड आउट करते चलेगा तो आपको ऐसे मिलेगा। एक बार थीटा आपको ऐसे मिला, यहां से यहां गया, दूसरी बार थीटा आपको यहां से यहां तक जाते हुए फिर ये आएगा ना, तो फिर इसको ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि हर एक रोटेशन के बाद, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद ये वाला एंगल फिर से मिल रहा है। ध्यान देंगे, स्लोप में हमने आपको बताया था कि आपका एंगल जो है वो 0 से 180 डिग्री के बीच ही जाएगा, लेकिन यहां या 360 डिग्री तक जाएगा लेट से, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर आपका एंगल जो है जितना रोटेशन चाहे उतने रोटेशन से रोटेट करके आपको सर्टेन पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इन एवरी 2 pi rotation, yeah, in every rotation we will get different angles for the same complex number, right? सेम कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू के लिए मुझे अलग अलग थीटा मिलेगा, और हर उस थीटा का जो एंगल होगा वो 2 पाई का डिफरेंस होगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इफ थीटा इज द एंगल, इस थीटा इज द एंगल is the angle made by the complex number, 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 then its argument is, then its argument is theta plus 2n pi, theta plus 2n pi, where this n belongs to integer। n कैसा होना चाहिए गाइज? इंटीजर होना चाहिए। बात आया क्या सभी को समझ में? ये बात आया समझ में सभी को? तो यहां से मैं एक रिमार्क लिख सकता हूं, यहां से मैं एक रिमार्क लिख सकता हूं, यहां से मैं एक रिमार्क लिख सकता हूं। क्या रिमार्क लिख सकता हूं? कि जो आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये मैं लिख सकता हूं कि आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, argument of a complex number, a complex number is not an unique property, is not a unique, and नहीं होगा, is not a unique property, ठीक है, ये कोई यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक। और दूसरा मैं यहां पे लिख सकता हूं कि अब देख सकते हो कि ये अगर इस थीटा को तभी हम डिफाइन मानेंगे जब यहां पर नीचे वाला टर्म जो है वो 0 ना हो, 0/0 ना हो। तो मैं यहां पे ये भी कह सकता हूं कि दूसरा आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ a complex number
ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, जीरो, इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म होता है, और 0/0 फॉर्म जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। लिमिट में आप इसके बारे में आप पढ़ोगे, तो यहां पर कोई एंगल जनरेट नहीं होगा, इज नॉट डिफाइंड, राइट। ये एक प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका जो एंगल है वो मतलब 2 पाई तक का रोटेशन ले सकता था। अगर मैं सिंपली इसको स्लोप के टर्म में डिफाइन करूं, स्लोप में जो मुझे एंगल मिलता था वो 0 से 360 डिग्री मिलता था, ठीक है। या आप कहते थे कि अगर मैं एक रोटेशन 0 से पाई लेता हूं तो दूसरा रोटेशन माइनस पाई से 0 लेना पड़ेगा, मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि 2 पाई तक का रोटेशन जो है वो स्लोप में लेता था, ठीक है। स्लोप में हम लोगों ने ये देखा था। लेकिन यहां पर इन पर्टिकुलरली हम लोग बात करें आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि हर 2 पाई के बाद मुझे वो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसीलिए यहां पर यूनिक प्रॉपर्टी को बनाने के लिए या इसको थोड़ा सा स्लोप के टर्म में डिफाइन करने के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया गया है, राइट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमने लिया हुआ है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या होता है गाइस, तो ये जो होता है ये आपको बताता है कि आपको एंगल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लेना है। तो एक रोटेशन आप बोलते हो यानी कि 2 पाई का इंटरवल मिलता है, इसमें 2 पाई का पीरियड मिलता है, और एक सबसे पहले वाले पीरियड को मैं बोलूंगा कि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। लेकिन पहले वाले पीरियड को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट मुझे जो है ऐसा मिलेगा, एक पार्ट मुझे यहां से यहां मिलेगा, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। एक पार्ट मुझे इस 0 से लेकर, एक पार्ट मुझे इस 0 से लेकर पाई तक मिलेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और दूसरा जो मुझे मिलेगा वो 0 से माइनस पाई की ओर जाएंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा। तो कोई भी इंटरवल यानी कि अगर आपका आर्गुमेंट इफ या द प्रिंसिपल आर्गुमेंट if the argument of a complex number, the argument of the complex number in the interval of किस इंटरवल में गाइस, थीटा जो होगा माइनस पाई से प्लस पाई। ये पाई देखिएगा, पाई जो होता है क्लोज इंटरवल में होता है और माइनस पाई ओपन इंटरवल में होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए। इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। प्रिंसिपल या सिंपली प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिख देंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपका एंगल 0 से लेकर पाई तक पॉजिटिव में और माइनस पाई से 0 तक रहे, तो आप बोलोगे कि इस तरह का इंटरवल जो है वो हम लोग, ये डिफाइन किया गया है अंजन, देखो यहां पर ये डिफाइन किया गया है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये एक तरह का डेफिनेशन है। तो लॉजिक ये है कि मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं पाई को हिट करूंगा, इस वाले निगेटिव डायरेक्शन को हिट करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो यहां पर हम लोग जस्ट उसको हिट नहीं करेंगे, ठीक है, यानी रियल एक्सिस को फिर से हिट नहीं करेंगे, उसके जस्ट पहले ही रह जाएंगे, ठीक है। तो इट इज अ डेफिनेशन, ठीक है। इसका लॉजिक यही है कि मैं एक तरफ से इसको, देखो पाई को आपने इस इंटरवल को ले लिया, 2 पाई का इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि आप जहां से जाए वहीं पर, मतलब वहीं पर वापस चले जाए। यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ तो पाई पर चला गया, और इसी 0 से यहां पर गया तो पाई से जस्ट पहले रह जाएगा, वो पाई को टच नहीं करता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला मूवमेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए ऐसा दिया गया है, राइट।
थोड़ा सा डिफरेंस। तो जिस ये एक जस्ट डेफिनेशन है, ये एक जस्ट डेफिनेशन है। तो ये आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते कैसे हैं, ठीक है? तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते कैसे हैं, तो ये देख लीजिए। आपको इसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये तो आप निकाल ही सकते हो, आई गेस कि सभी लोग निकाल सकते हो। आप जानते हो कि यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा होगा तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव रहे होंगे इसके। यहाँ पर एक्स निगेटिव रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा, तो हम कहेंगे सेकंड में लाई कर रहा है। यहाँ पर दोनों निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर प्लस एंड माइनस हो जाएगा। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो हम क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेंगे। निधि क्या बोलना चाहते हो बेटा? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के सर एंगल मतलब आप -पाई से पाई बोले हैं तो मतलब जो एंगल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो उसमें आ जाएगा, नहीं ये बोले। नहीं, माइनस पाई वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा? वो तो 0 से पाई वाला एंगल फर्स्ट और सेकंड को कवर करेगा ना। और माइनस पाई वाला यानी कि 0 से माइनस पाई, और यू कैन से माइनस पाई से 0 जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो थर्ड एंड फोर्थ को कवर करेगा, राइट? सर तो आप -पाई से पाई लिखे थे, एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अच्छा देखो, मुझे जो पूरा इंटरवल देखिए आते हैं, मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो पूरा एक चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है? पूरा एक चक्कर लगाना पड़ेगा और इस एक चक्कर की वैल्यू 2 पाई होती है, यानी कि 360 डिग्री का एंगल घूमना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहता है कि भाई अगर आपको 360 डिग्री का एंगल घूमना है तो आप ऐसे वैसे नहीं घूमेंगे। आप कैसे घूमेंगे? तो आप 0 से लेकर 180 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। और दूसरा जो है 180 डिग्री का रोटेशन लगाओगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाओगे, राइट? तो 180 डिग्री इधर घुमा आपने और 180 डिग्री इधर भी घुमा आपने, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अब हुआ कैसे? तो ये माइनस पाई से पाई के इंटरवल को आप ब्रेक करोगे तो देख सकते हो, आप देख सकते हो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा कि माइनस पाई से एक तो 0 गया, ठीक है, और दूसरा 0 से इसमें 0 को ऐड कर लेंगे, 0 से लेकर पाई, ठीक है? यानी कि इस डायरेक्शन में आप जाते हो तो 0 को भी लेते हो और पाई को भी लेते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब इधर से आप जाते हो, इधर से आप जाते हो, तो अब देखिए इधर से आप जाते हो, आप 0 को आप नहीं टच करोगे क्योंकि 0 ऑलरेडी लिया हुआ है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होने लगेगा ना, तो 0 से जस्ट थोड़ा सा नीचे से आप एंगल मेजर करना शुरू करोगे और उधर जाके पाई से नीचे पर रह जाओगे, पाई से नीचे पर रह जाओगे। बात आया समझ में निधि? नाउ इज इट क्लियर? यस सर। सर ये पाई पे क्लोज, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0, लेकिन मैंने यहाँ पे 0 तो क्लोज में ही रहेगा तो 0 इसका पार्ट होगा, लेकिन माइनस पाई जो है इस साइड से मूवमेंट कर रहे हैं तो माइनस पाई कवर नहीं होगा। सो माइनस पाई जो हो जाता है ओपन में हो जाता है, राइट? तो ये डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि अगर आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहा है तो जस्ट एक डेफिनेशन के थ्रू आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। आप ऐसे वैसे मूवमेंट नहीं करोगे। आपका जो रोटेशन होना चाहिए, फर्स्ट रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम 0 to pi, and the second rotation is from 0 in open interval to minus pi in clockwise direction, ठीक है? अब मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में रहेगा, तो मुझे आर्गुमेंट क्या लिखना प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या लिखेंगे, राइट? तो देखिए सबसे पहले हो सकता है कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या मिले, वो मिले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो लेट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, ठीक है? तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो इसका मुझे क्या निकालना है? अगर आर्गुमेंट निकालना है तो मैं कहूंगा कि ये तो गाइस ओरिजिन से कुछ ऐसा रहा होगा और ये एंगल मैंने मान लिया कि ये थीटा रहा होगा, थीटा, ये एंगल थीटा रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसको x प्लस एक्स कॉमा वाई लिखते हैं सिंपली। एक्स कॉमा वाई लिखने का मतलब ये जान जाइए कि इमेजिनरी है
इमेजिनरी एक्सिस है तो आई का यूनिट आपको खुद से लगा लेना होगा, खुद से एज्यूम करना होगा, ठीक है। और ये रियल एक्सिस है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो आपको मिलेगा पी ए, ठीक है, पी ए जो मिलेगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट पी ए, वो थीटा ही हो जाएगा गाइस। वो क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। वही हमने लिखा है कि अगर पहले क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, पहले क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, तो आप कहोगे कि जो आर्गुमेंट यानी कि दोनों का साइन पॉजिटिव होगा, तो जो एंगल मिलेगा ना वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा, जो एंगल मिलेगा वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा, राइट। यानी कि अगर मुझे ये निकालना होगा कि जेड की वैल्यू मैंने ले लिया 3 + 4 आयोटा, साथ साथ निकालते चलते हैं। इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछेगा मुझसे तो मैं बोलूंगा कि मुझे थीटा जो होगा वो tan इनवर्स 4/3 मिलेगा। tan इनवर्स या कुछ ऐसा लिखते हैं जिसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सके हम लोग। तो लेट से मैंने मान लिया कि z इक्वल्स टू मुझे मिल गया 1 + आयोटा। 1 + आयोटा में x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, यानी दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट मुझे निकालना है, तो थीटा क्या होता था? tan इनवर्स y/x, y/x साइन के फॉर्म में ले लो 1/1, 1/1, तो ये π/4 मिल जाएगा, ठीक है, π/4। अब आपका थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई करता है तो कैसे निकालोगे? तो देखिए, तो आप निकालोगे कि आपका जो एंगल है वो कुछ ऐसा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इधर आपको मिलेगा और ये आप इधर से इसको मेजर करोगे, राइट, यहां से इसको मेजर करोगे। मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए। इस वाले एंगल को निकालने के लिए ये एंगल मान लीजिए मैंने थीटा लिया हुआ, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड मुझे मिलेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड जो मिलेगा पी ए, वो मुझे मिलेगा। देखो मैं क्या करता हूं, इस टोटल यहां से यहां टोटल कितना है? पाई है, तो पाई में से मैं क्या कर लूंगा? थीटा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है। ये पाई माइनस थीटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। अब किसी का ये डाउट होगा कि सर मुझे एंगल थीटा निकालना था लेकिन ये पाई माइनस थीटा तो हमने ये वाला वैल्यू निकाला हुआ है, ये वाला एंगल निकाला हुआ है, ये आपका पीए मिला है, तो ये क्यों मिला है सर? ये कैसे डिफाइन होगा? तो आपको ये समझना चाहिए कि यहां पर आपको जो इसके साइन है वो प्लस और माइनस और प्लस मिले होंगे। साइन इसका कैसा मिला होगा? माइनस और प्लस। लेकिन आर्गुमेंट निकालते समय मैं दोनों का साइन प्लस ही रखूंगा। देखिए एक बार करके दिखाते हैं। यहां पर मुझे अगर थीटा मिलेगा, देखिए लेट से मुझे जेड इक्वल टू मिला -1 + आयोटा। अगर मुझे इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना होगा तो मैं थीटा कैसे निकालूंगा ये पहले देख लीजिए। थीटा पर पूरा काम है। थीटा पर मैं निकाल रहा हूं कि ये tan इनवर्स, मुझे साइन के साथ नहीं लेना है, मुझे क्या लेना है? यहां पे आप कर सकते हो मॉड ऑफ y/x कर लीजिए, मॉड ऑफ y डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x। दोनों का साइन मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया हुआ है, ठीक है, दोनों का साइन मैं पहले ही डिसाइड कर ले रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे साइन को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो आर्गुमेंट निकला है वो साइन के कॉरेस्पॉन्डिंग ही निकला है, पाई माइनस थीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये tan इनवर्स 1/1 एंड दिस इज π/4। थीटा क्या मुझे मिल जाएगा? π/4। तो देखिए तो आपको पीए जो मिलेगा वो थीटा पाई माइनस π/4 मिलेगा, पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4, 3π/4। यानी कि मैंने एंगल इतना दिखाया हुआ है लेकिन इतने एंगल का काम नहीं है, मैं एंगल यही निकाल रहा होता हूं। बात है समझ में? तो जो भी साइन है वो पॉजिटिव लेकर हम वर्क करते हैं और सिंपली कुछ रिजल्ट से, नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इसीलिए लोगों ने सोचा ये कोई जो स्टार्टिंग में जिन्होंने थ्योरी दिया था उन्होंने ये सब काम नहीं किया था, ये सब काम टीचर्स का किया हुआ है। कि देखा गया कि बच्चे बहुत साइन में कंफ्यूजन करके गलती कर रहे हैं, हर बार प्लस माइनस ले रहे हैं और tan थीटा की वैल्यू सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तीनों सेकेंड एंड फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। तो साइन का एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो रहा था लड़कों को कि क्या साइन लिया जाए, कौन सा एंगल लिया जाए, ठीक है। लेट से मान लीजिए
कि उनको एंगल मिला था सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन उन्होंने फोर्थ क्वाड्रेंट का की वैल्यू भी ले सकते थे, या मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा और वो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू ले सकते थे, क्योंकि दोनों में एंगल निगेटिव मिला होगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या किया गया कि मैंने सबको पॉजिटिव मानकर और अलग अलग एंगल ही डिफाइन कर लिया। बात आया समझ ये में? जो एंगल डिफाइंड हुआ है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना? कौन? ये वाला प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जो आया सर है। अगर नॉर्मल आर्गुमेंट होगा तो वो नॉर्मल tan थीटा ले लेंगे, जो भी थीटा हाँ, हो। तो वो फर्स्ट नॉर्मल का मतलब फर्स्ट, हाँ नॉर्मल वाले में, ठीक ठीक नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल वाले में ऐसा दिक्कत नहीं है ना। मान लीजिए नॉर्मल वाले में वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो आपने लिख दिया कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो हम जानते हैं कि फिर रोटेशन के बाद क्योंकि यूनिक प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो अगर वो एंगल मिला है तो फिर कहीं ना कहीं वो एंगल मिलेगा। पता है समझ में? तो वहां पे ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक ही एंगल होना चाहिए एक पॉइंट का। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में, अब यहीं से डायरेक्टली बता देता हूं फॉर्मूला वाइज में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको अगर एंगल यहां मिल रहा है, मान लीजिए एंगल यहां मिल रहा है, लेट से आपको पॉइंट यहां मिला, तो पॉइंट यहां मिला तो देखिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर ले लीजिए। तो आप जानते हैं कि इधर गाइज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, ये यहाँ पे आर्गुमेंट थीटा मिला है, तो ये वाला माइनस थीटा हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, तो उसमें निगेटिव साइन सिंपली ले लेंगे। और यहां पर देख लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में आप यहां से यहां का एंगल याद करते हो कि यहां से इस वाले एंगल को लेते हो, इस वाले प्रिंसिपल आर्गुमेंट को लेते हो कितना, पाई माइनस थीटा। तो आप जानते हो कि अगर इसी एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेंगे तो क्या कर लेंगे, साइन को अपोजिट कर लेंगे, तो ये माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा तो पाई माइनस थीटा के पहले एक माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, जो उधर एंटी क्लॉकवाइज के लिए रहा होगा, जब हम क्लॉकवाइज के लिए मेजर करेंगे तो निगेटिव साइन पुट कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो बता दीजिए। तो उसी के टर्म में यहाँ पे एंगल डिफाइन हुआ है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसमें पाई माइनस थीटा लिया था, उसके पहले एक निगेटिव साइन ले लेंगे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा तो जो थीटा होगा वो माइनस थीटा हो जाएगा। राइट? किसी को कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अनदर वे। चलिए एक और क्वेश्चन आपको मैं कुछ क्वेश्चन दो प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ, फाइंड पी ए प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, हाँ इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट याद कर सकते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट सिर्फ आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, और कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग से वैल्यू निकालने के बाद बोलेगा कि इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उस वहां पे आपको बताना पड़ जाएगा। फाइंड पी ए ऑफ, पहला दे रहे हैं हम z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है z इक्वल्स टू -√3, ये ले लें, नहीं कुछ और ले लेते हैं, लेट से मैंने ले लिया √3 माइनस आयोटा। चलिए इसको बनाइए तो सभी लोग, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, दोनों के आपको आर्गुमेंट निकालने हैं। पहले का आंसर आ गया, आनंद राज का सिर्फ आंसर आया है अभी तक। और लोग क्या कर रहे हो भाई, कितने लोग हो? सब हो ना? सुबह सुबह सो तो नहीं रहे हो ना सभी लोग? सोएंगे नहीं? राघवेंद्र आपका रिप्लाई नहीं आया? बहुत अच्छे, गुड। निधि अब डिग्री में एंगल डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है, वो बच्चों वाला काम हो गया। जस्ट राइट योर आंसर इन रेडियन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैं थीटा निकालूंगा तो मुझे पाई मिलेगा, और ये देख रहे हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मैं यहां से प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलूंगा कि मुझे पीए जो मिलेगा पहले वाले का पीए, वो मुझे मिलेगा, माइनस लगा लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू π/4 मिलेगी, तो -3 π/4 का ये पहले का आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर पीए का अगर निकालना होगा तो थीटा जो होगा
थीटा जो यहाँ पर मुझे मिलेगा, एक थीटा निकाल लेंगे, tan इनवर्स 1/√3, ये π/6 की वैल्यू हो जाएगी, π/6 की वैल्यू। तो ये मुझे किस क्वाड्रेंट में मिलेगा गाइस? ये आप देख सकते हो कि दीप π/3 की वैल्यू नहीं है, आई थिंक ये π/6 की वैल्यू होगी, राइट? तो ये वाला जो मुझे मिलेगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, y निगेटिव है एंड x पॉजिटिव है, y निगेटिव एंड x पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ π/3 है, तो थीटा जो है माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि माइनस π/6 इंसास इसका आंसर होगा। तो माइनस π/6 शुड बी आंसर। बहुत लोगों ने 5/6 दिया है। अंजन, ये क्वाड्रेंट डिसाइड करने में दिक्कत हो गया क्या? अंजन, ओ, क्वाड्रेंट डिसाइड करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आइलर फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म या आइलर, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y को हम लोग इस तरह से मॉड z e टू द पावर आयोटा थीटा भी लिखते हैं। तो इसका हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका प्रूफ पढ़ोगे ये कैसे आया है? निधि, एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका प्रूफ भी जानोगे? अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा एक आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड फॉर्म, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, और आरडी शर्मा में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है एस्पेक्ट, ये मैंने मिस कर दिया आई थिंक। चलिए लिख लीजिए, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फॉर्म बोलते हैं। मॉडुलस, कोई अनम्यूट है, म्यूट कर लो अपने आप को। मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, ये क्या होता है गाइस? तो देखिए, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट से यहां पर मुझे दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई, तो इसको मैं देखूंगा कि ये मुझे इसके साथ कुछ एंगल मिल रहा हो, ये इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, राइट? तो यहां पर मुझे मिला हुआ है कि ये x प्लस आयोटा वाई होगा, आयोटा वाई, ये डिस्टेंस मुझे x मिला, ये डिस्टेंस y मिला, और अगर यहां से यहां का एंगल थीटा है तो आर्गुमेंट इसका थीटा हो गया, ठीक है। तो मुझे यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है z, वो मिला हुआ है x प्लस आयोटा y से, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा ध्यान देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि cos थीटा की वैल्यू और ये वाला वैल्यू यहां से p अगर नाम देते हैं, तो OP की वैल्यू जो है वो मॉड z के बराबर होगी। ये लेंथ ऑफ OP जो होगा, इसी को तो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, तो इसको हम लोग मॉड z लिख सकते हैं गाइस। तो अगर मैं यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने जाऊंगा, cos थीटा की वैल्यू, तो इसको मैं बोलूं, इसका नाम a रख लेते हैं, ठीक है, a रख, इसको मैं बोलूंगा OA अपॉन OP, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये OA जो है x दिया हुआ है मुझे, और OP जो है वो मुझे मॉड z मिला, तो मैं लिख सकता हूं कि मुझे x जो है वो मॉड z cos थीटा मिलेगा, क्या cos थीटा। सिमिलरली, और ये बात आप कहां कह पा रहे हो? इन ट्रायंगल OAP में, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल है। सिमिलरली आप बोलोगे कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, साइन थीटा की वैल्यू वो आपको मिलेगी p/h, p/h का मतलब y बाई साइन, ये h क्या है? OP है, यानी कि मॉड z लिख लेते हैं डायरेक्टली, मॉड z। तो आई थिंक यू कैन राइट इट एज y इक्वल्स टू मॉड ऑफ z साइन थीटा, मॉड ऑफ z साइन थीटा, ठीक है। तो आपको मिल गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को, आप लिख सकते हो, देखिए ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर z को लिख सकते हो, x के जगह पे आपने लिख दिया मॉड z cos थीटा, और प्लस आयोटा y के जगह पे आपने मॉड z
साइन थीटा लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया। ये मॉड ऑफ जेड दोनों तरफ है, तो मॉड ऑफ जेड को कॉमन निकाल लिया, ये आपको मिल गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसी को बोलते हैं मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को क्या बोलेंगे? मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मैग्नीट्यूड इनटू आर्गुमेंट का कॉस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ दिस प्लस आई साइन आर्गुमेंट ऑफ दिस लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि यही मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म है ये मॉड। ठीक है, और ध्यान दीजिए इस मॉड जेड को आप ओपी का डिस्टेंस बोलते हो, और ओपी के डिस्टेंस को मैं आर बोल देता हूं, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जेड इक्वल्स टू आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था कि कोई भी कोऑर्डिनेट को अगर आपने थीटा एंड आर के फॉर्म में लिखा हुआ है, उसी को हम लोग पोलर फॉर्म बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। तो इसको हम लोग पोलर फॉर्म भी बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, पोलर फॉर्म। बात आया समझ में क्या आपको? तो चलिए, अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख के पूछा कि फाइंड the polar form of z equals to कितना हो जाएगा? लेट से मैंने लिखा -1 प्लस आयोटा, इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहां पर इसका मॉड निकालने जाएंगे, मॉड ऑफ जेड, तो मुझे कितना मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, और आयोटा के साथ 1 का मल्टीप्लीकेशन है तो 1, तो ये मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिल जाएगा। ठीक है, और मैं थीटा डिफाइन करूं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है, आई थिंक ये पॉजिटिव, ये निगेटिव एंड ये पॉजिटिव, तो थीटा जो है मुझे, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो मुझे मिलेगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये मुझे 3π/4 मिलेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? और यही तो थीटा होता था, यही क्या होता था? थीटा होता था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सही है? तो मैं बोलूंगा कि मेरा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, और थोड़ा सा आप ये बोलोगे, अगर आपने ये मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म देगा तो ऐसे लिख देना है, लेकिन अगर पोलर फॉर्म कर देगा ना, तो मॉड ऑफ जेड के साथ आर डिफाइन कर बोल दोगे कि यहां पर आर होगा, और यहां पर इसको एक लाइन आर लिख दोगे कि ये आर कॉस थीटा आपको मिलेगा प्लस आई साइन थीटा मिलेगा, आई साइन थीटा, एंड दिस आर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो थीटा को तो हमने लिखा ही नहीं, थीटा तो मेरा यहाँ 3π/4 मिल गया है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस इज 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। किसी को कोई समस्या है क्या? किसी को कोई समस्या? जस्ट राइट यस और नो एवरीवन। अगर समस्या है तो हम लोग उसको देख लेंगे। नहीं ना? बहुत अच्छे रिया, लग रहा है पढ़ने लगी हो, गुड, दैट्स कूल। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ना, चाहे छोड़िए, आगे पढ़ते हैं। चलिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका मतलब कि मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है, तो मैं उसको लिख सकता हूं कि x प्लस आई वाई होगा। इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं कि मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि मॉड जेड सिस थीटा, सी फॉर द, ये जो सी आया है ये किसके लिए आया है? ये कॉस के लिए,
आई जो आया है वो आयोटा के लिए आया है, एंड एस जो आया है वो साइन के लिए आया है, तो सिस थीटा भी बोलते हैं। तो आप इतने बड़े टर्म को आप इतने छोटे में भी लिख सकते हो, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये मॉड ऑफ जेड e टू द पावर आयोटा थीटा भी है, ये मॉड जेड e टू द पावर आयोटा थीटा भी है, राइट। तो अब हम इसका डेरिवेशन पढ़ने जाते हैं, इसका डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं कि ठीक है भाई, पोलर फॉर्म तो हमने देख लिया कि ये एंगल, एक ट्रायंगल बन रहा था तो x जो है कॉस के टर्म में आया था, y जो है साइन के टर्म में आया था, तो आपने ऐसा लिख लिया। अब इसको भाई x पावर में कैसे लिख दिया आपने, ठीक है। तो चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो इसके लिए मुझे तीन सीरीज की डेफिनेशन, तीन सीरीज का काम पड़ेगा, तीन सीरीज का। तो सीरीज याद कर लो, सीरीज याद कर लीजिए। मैं कुछ आपको सीरीज, आपने इनफाइनाइट सीरीज आपके 11th में एक चैप्टर होगा, उसमें ये सब आपको मिल भी सकता है, ठीक है। तो मैं आपको साइन एक्स का सीरीज पढ़ा रहा हूँ, साइन एक्स यानी कि सम इनफाइनाइट सीरीज लिख देता हूं, सम इनफाइनाइट सीरीज। इसका डेरिवेशन पढ़ना होगा तो अलग से कोई आ जाएगा यहाँ पे। अब ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि साइन थीटा को मैं उस फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इट इज सिंपली ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम, आप बीटेक जब करने जाओगे ना तो फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे मैक्लॉरिन्स थ्योरम, ठीक है। मैक्लॉरिन्स थ्योरम पढ़ोगे एंड टेलर सीरीज एक्सपांशन, ये दो एक्सपांशन आप पढ़ते हो, वहां पर आप साइन एक्स कॉस एक्स की इस, यहाँ पे देख, रुकिए मैं आपको कुछ लिख दे रहा हूँ। आप लिख सकते हो कि साइन ऑफ थीटा के, साइन थीटा के टर्म में ही डिफाइन करते हैं। पहले कॉस को डिफाइन कर लेते हैं कि कॉस थीटा को आप लिख सकते हो, अच्छा सीरीज में पढ़ लिया हो, मैक्लॉरिन्स थ्योरम पढ़ लिया हो, ठीक है। कॉस थीटा जो होता है वो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा का पावर 4, थीटा का पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा का पावर 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 एंड प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा टेलर सीरीज बताएं, ठीक है, बहुत अच्छे। फिर उसी तरह साइन थीटा का एक्सपांशन कर लीजिए, साइन थीटा का एक्सपांशन, यहाँ पे एक्चुअली सर ने एक्स करके पढ़ाया होगा, साइन उन्होंने कॉस एक्स पढ़ाया होगा, तो कॉस एक्स को लिखे होंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, इस तरह से करके बताया होगा। एंड डॉट डॉट दिया हो, यानी कि ये टर्म जो है, ये जो ये सीरीज है इनफाइनाइटली चलते जाएगा। उसी तरह साइन थीटा जो है वो मुझे मिलेगा, साइन जो है, देखिए याद करने का फॉर्मेट समझिए, कॉस, अगर मैं कॉस बोलता हूं तो ओ का उच्चारण आता है, यानी कि इवन आता है, ठीक है, सॉरी ऑड का उच्चारण आता है, कॉस यानी ऑड जैसा लग रहा है तो यहाँ पे पावर इवन हो जाएगा, और साइन ई आ रहा है यानी कि इवन आ रहा है तो पावर ऑड हो जाएगा, तो पावर ऑड हो जाएगा, तो दिस इज एक्स माइनस एक्स टू द पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x to the power 5 by factorial 5 minus x to the power 7 by factorial 7 and plus and so on, इस तरह से ये इनफाइनाइटली चलते जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा याद करने वाला, हाँ ये मुझे भी काफी मतलब मेमोराइज करने में ज्यादा इजीली रहता है। कॉस बोल रहा हूं तो ओ का उच्चारण आ रहा है ना, ओ का, यानी कि ऑड, तो ऑड नहीं, इसमें पावर इवन हो जाएगा, और साइन ई आ रहा है तो यानी कि इवन टाइप का मुझे ये प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो यहाँ पे पावर ऑड हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। चलिए एक एक्सपांशन में इस, हाँ बोलो सर यहाँ पे मतलब वो जेड एरो देके सर वो जो लिखे है ना जेड सी, वो एक बार बता दीजिए ना क्या लिखा है उसके नीचे। ये यस सर, ये मॉड जेड इनटू ई टू द पावर आयोटा थीटा है, यानी कि इस पूरे नंबर को, इसको मैं इतने, इसकी वैल्यू मैं इसके बराबर लिखूंगा अभी, यानी कि मॉड जेड इनटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैं कितना लिखने जा रहा हूं, मॉड जेड ई टू द पावर आयोटा थीटा लिखने जा रहा हूं। और सर उसके ऊपर वाले स्टेप में क्या लिखे, सी, वो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, इतना बड़ा जो टर्म आया ना इसको हम लोग मॉड जेड सिस थीटा, ये कुछ लोग बोलते हैं, सिस थीटा का मतलब सी फॉर द
C फॉर कोसाइन, I फॉर आयोटा एंड S फॉर साइन, राइट। तो सिस थीटा भी कुछ लोग बोलते हैं। सिस थीटा का मतलब हो गया कि मॉड जेड इन मॉड जेड सिस थीटा का मतलब हो गया कि मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही हो गया, राइट। चलिए तो यहां पर e टू द पावर थीटा का भी लिख देते हैं। e टू द पावर थीटा का जो मुझे एक्सपांशन मिलता है वो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, e टू द पावर थीटा। तो ये मुझे मिल जाएगा 1 प्लस थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, इसमें पूरा टर्म आ जाता है, पूरा पावर आ जाता है, ठीक है। थीटा टू द पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। लाइन से जितने भी पावर 0 से स्टार्ट होगा और n तक चलते जाएगा इनफाइनाइटली, ठीक है। तो ये इस तरह से चलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मुझे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखना है। तो देखिए मैं लिख सकता हूं कि cos थीटा को तो अभी मैंने लिख लिया, cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 एंड प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर मैं साइन थीटा लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, और इसमें आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ गाइस, ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, आयोटा थीटा माइनस माइनस आयोटा, आयोटा अलग रहेगा, थीटा का पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई थीटा का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, ठीक है, माइनस आयोटा बाहर थीटा का पावर 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 एंड प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से आयोटा का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आयोटा थीटा तो मैंने लिख दिया, यहां से अगर मैं प्लस हटाता हूं, सॉरी माइनस हटाऊंगा, माइनस को हटाऊंगा तो मैं माइनस को आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, -1 को, ठीक है, -1 इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। तो मैंने कह दिया कि यहां पर मैं प्लस कर दे रहा हूं और इस माइनस को -1 लिखूंगा, एंड दिस -1 इज आयोटा का पावर 2, और आयोटा का पावर 2 और एक आयोटा ऑलरेडी है, तो ये आयोटा का पावर 3 थीटा का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा क्या, फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस यहां पर मुझे कुछ नहीं तो 1 का मल्टीप्लीकेशन तो मिलेगा, और 1 के मल्टीप्लीकेशन को मैं आयोटा का पावर 4 लिख सकता हूं क्या, तो आयोटा का पावर 4 और ये आयोटा, आयोटा का पावर 5 हो जाएगा क्या, आयोटा का पावर 5 थीटा का पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, राइट। और माइनस ये देखिए तो आयोटा का पावर 2 की वैल्यू अगर मुझे, आयोटा का पावर 2 की वैल्यू मुझे -1 मिली है, तो आयोटा का पावर 6 की वैल्यू भी तो -1 मिलेगा। तो इसको मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जब प्लस करूंगा मैं, तो इसको बोल सकता हूँ कि आयोटा का पावर 6 होगा और एक आयोटा पहले से, तो आयोटा का पावर 7 थीटा का पावर 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि आपको जो यहाँ पे टर्म मिला है ये कंप्लीटली आयोटा के, आयोटा थीटा के पावर में आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा का पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस आयोटा थीटा का पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 प्लस आयोटा थीटा का पावर 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 एंड प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। उसी तरह यहां पे चलता हूं कॉस वाले में, कॉस वाले में पहले को मैं लिख सकता हूं 1, यहां पर अगर प्लस करूंगा मैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 है, -1 को मैं आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो आयोटा का स्क्वायर तो मैं बोलूंगा कि आयोटा और थीटा का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो आयोटा थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है, यानी कि 1 तो होगा ही, और 1 को मैं आयोटा का पावर 4 लिख सकता हूं, तो आयोटा का पावर 4 लिखूंगा तो ये आयोटा थीटा का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी थीटा का पावर 4 मुझे दिया हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे -1 है, -1 है, -1 को मैं आयोटा का पावर 6 लिख सकता हूँ क्या? तो -1 को हमने प्लस कर दिया यहाँ पे, और -1 के लिए मैंने आयोटा का पावर 6 लिख दिया, तो ये आयोटा थीटा का पावर 6 हो जाएगा, राइट, एंड डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। अब क्या करता हूं, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, दोनों को ऐड कर रहा हूं, किसको किसको, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इन दोनों को ही मैं ऐड कर रहा हूं। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा थीटा, आयोटा थीटा इसका ले लिया, एक बार इसका लेंगे, एक बार इसका ले लेंगे, एडिशन है तो कोई भी एडिशन कहीं पर भी लिख सकते हैं, आयोटा थीटा ले लिया, प्लस आयोटा थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो, प्लस आयोटा थीटा का पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, प्लस आयोटा थीटा का पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, प्लस इसी तरह का टर्म मिलते जाएगा क्या दोनों में, फिर आयोटा का पावर, आयोटा थीटा का पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, प्लस आयोटा थीटा का पावर 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6, इस तरह का टर्म मिलते जाएगा। और इस तरह के टर्म को अभी आपने देखे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस थीटा रहे, प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2, प्लस थीटा का पावर 3/3, प्लस थीटा का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, प्लस थीटा का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, इस तरह के टर्म को e के पावर x में लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि जितना यहाँ पे रहेगा उतना ही पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे मुझे आयोटा थीटा मिल रहा है, तो नाउ आई कैन राइट कि मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो गाइज मिलेगा कि ये राइट हैंड साइड वाला टर्म जो है वो e टू द पावर आयोटा थीटा चला गया, राइट, e टू द पावर आयोटा थीटा चला गया, और ये किसकी वैल्यू गई है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की, राइट। तो अब मुझे अब मैंने कह दिया कि अगर मुझे z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y मिल रहा है, तो आई कैन राइट कि ये मॉड ऑफ z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा भी होगा, और अभी हमने साइन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e टू द पावर आयोटा थीटा लिख दिया, तो उसके पहले मॉड z का मल्टीप्लीकेशन है, मॉड z कर दिया, e टू द पावर आयोटा थीटा कर दिया। बात आया क्या सभी को समझ में, किस तरह से ये लिखा गया, एवरीवन जस्ट राइट यस और नो। बहुत अच्छे, चलिए अब मैं एक आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ किसका गाइज, z इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए। सभी से आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, सभी से चाहते हैं आंसर आए। राघवेंद्र आपने अभी तक एक भी आंसर नहीं किया, रविशंकर आपने भी नहीं, रिया, शिवम, निधि, रोहित, दीप, ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिए। एवरीवन जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना, आपको निकालना है, क्या क्या निकालना पड़ेगा, थीटा, थीटा क्या होता था, आर्गुमेंट वाला थीटा होता था यहाँ पे, आनंद यहाँ पे 37 डिग्री यूज नहीं करते हैं, एंड 4/3 होगा वो, आई थिंक 53 डिग्री का वैल्यू है वो, 37 नहीं होता है, tan इनवर्स 4/3 इज 53 डिग्री, एम आई राइट? मेरा बहुत दिन छूटा हुआ है तो लग रहा है, लेकिन मैं लग रहा हूँ कि सही हूँ। रेडियन के फॉर्म में यहाँ पे थीटा लिखेंगे। निधि, आद्या, आनंद रिप्लाई कीजिए जल्दी।
हाँ 3/4 53 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री होता है। 3/4 होता है 37 डिग्री, तो यहाँ पे 4/3 होगा ना। तो देखिए मैं थीटा पहले निकाल लेता हूँ, या पहले मॉड जेड निकाल लेता हूँ। मॉड जेड की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, रूट अंडर सिंपली 5 लिख देता हूँ। इतना क्या करना है, इतना आप निकाल सकते हो 5। और थीटा जो है वो मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स 4/3 मिलेगा, 4/3 मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे जो जेड मिलेगा वो मिलेगा मॉड जेड e⁻ iota थीटा, एंड दिस कैन बी रिटन एज मॉड जेड की वैल्यू 5 e⁻ iota, और थीटा के प्लेस पर मैंने लिख दिया tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, राइट। निधि आपने 14/3 क्यों लिखा है? सर वो tan इनवर्स 4/3। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, गुड। तो आया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ये सभी लोग कीजिए। एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है इसका। द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा, इसका एम्पलीट्यूड निकालिए। आकाश, दीप, आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है। आनंद, अंजन तुम्हारा भी आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है? जो निधि का आंसर आ गया, और लोग ट्राई कीजिए। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब आर्गुमेंट ही होता है। आनंद, राज, निधि, इन सब का आंसर आ गया। आद्या तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, दिव्या तुम्हारा भी नहीं आ रहा है, राघवेंद्र, रविशंकर, शिवम, हाँ शिवम का आंसर आया, बहुत बढ़िया। सिद्धांत तुम्हारा भी आंसर नहीं आ रहा है, गुड वन, कूल। ये सभी लोग के आंसर आए, तो आई थिंक बनाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग के आंसर बी ही आ रहे हैं, तो बी सही आंसर है गाइस, बी जो है सही आंसर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वन sin π/5 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos π/5, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? एम्पलीट्यूड निकालना है, यानी कि आर्गुमेंट ही निकालना है। सभी लोग ट्राई कीजिए, होप सो कि मुझे नहीं बनाना पड़े। वेल डन राघवेंद्र, राघवेंद्र का आंसर सही है। आनंद राज बाबू गलत आंसर है आपका, गलत आंसर है। बहुत अच्छे, तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे एम्पलीट्यूड जो मिलेगा, थीटा मैं सिंपली लिख दे रहा हूं, ये मुझे मिलेगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मुझे मिला है 1 माइनस कॉस। दीप का भी आंसर सही है, आदर्श का भी आंसर सही है, शिवम का आंसर सही है, बहुत अच्छे। आनंद कुमार, ये सी, हाँ सही है, ये π/5 लिखा है, डिवाइडेड बाई sin π/5 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है, तो ये मैं लिख सकता हूं कि tan इनवर्स, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, थीटा/2 का मतलब π/5 का को हाफ से डिवाइड करो तो π/10 हो जाएगा, इसका हाफ एंगल ले लेंगे π/10, एंड दिस डिवाइड्स 2, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, 2 साइन थीटा/2 यानी कि π/10 इंटू कॉस थीटा/2 यानी कॉस π/10, राइट।
तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल गया tan इनवर्स। यहाँ पे देखिए साइन पाई बाई 10 डिवाइडेड बाई कॉस पाई बाई 10, तो ये tan पाई बाई 10 हो जाएगा। tan एंड tan इनवर्स कैंसिल होगा, पाई बाई 10 जिनका जिनका आंसर आया है वो सभी लोग क्या है, सही हैं। गलत आंसर है रिया, ठीक है, आद्या का भी आंसर सही है बिल्कुल, गुड। आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ये क्या है, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, then the conjugate of z, then the conjugate of z is क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y हो जाता है, x माइनस आयोटा y and is denoted by z बार, ठीक है, z बार से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर आपको z की वैल्यू दिया हुआ है x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y, तो जो z बार की वैल्यू जो होगी यहां पे लिख दे रहे हैं, z बार की जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगा x माइनस आयोटा y के बराबर, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं ये क्या मीनिंग होता है इसका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये सिंपल डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है कि मेरा जेड बार में, यानी कि जो भी इमेजिनरी टर्म रहेगा उसका साइन अपोजिट कर देता हूं मैं। जैसे मुझे अगर मिला 3 माइनस 4 आयोटा, लेट से मुझे 3 माइनस 4 आयोटा मिला और पूछा गया कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो यू कैन सिंपली राइट कि 3 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, इसके पहले माइनस लग जाएगा। और अगर 3 प्लस 4 आयोटा दिया रहता तो इसका कॉन्जुगेट ये हो जाता, ठीक है। यानी कि सिर्फ इमेजिनरी यूनिट का जो साइन है वो क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं या चेंज अल्टरनेट कर देते हैं, जस्ट या अपोजिट कर देते हैं इस तरह से। तो मुझे इमेजिनरी नंबर का साइन करने से कॉन्जुगेट मिल गया। अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्योमेट्रिकली देखते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये मेरा वाई एक्सिस रियल एक्सिस, ये रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस, आर ई लिख दे रहे हैं, आई एम लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर लेट से मुझे कोई पॉइंट मिला और ये पॉइंट है जेड, ये है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि x माइनस वाई, देखिए यहां से यहां तक, यानी कि अगर मैं इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता हूं, इसको कुछ, इसको इस तरह से भी लिख देता हूं, इस तरह। तो आपने देखा कि इसको मैं लिखूंगा कि ये वाला जो है वो x रहा होगा और ये वाला जो यूनिट है वो y रहा होगा। लेकिन यही मुझे इसका बार लिखना है, x माइनस आयोटा y लिखना है, तो क्या ये x माइनस आयोटा y जस्ट इसके नीचे होगा क्या, जस्ट इसके नीचे मुझे मिलेगा क्या इसका, इसको थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं, ये आगे आएगा, ऊपर y था तो नीचे माइनस y रहा होगा, माइनस y, ठीक है। और ये वाला टर्म मुझे क्या मिलेगा, देखिए ठीक है, ये ऐसा मिल गया। तो ये आपने देखा कि ये आपको x ही था और ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई। तो यहां पर जो आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा, दिस कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन कितने लोग को समझ में आ रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है क्या, सभी को, सभी को समझ में आ रहा है। तो अगर आप देखोगे
कि इसको मैं एक मिरर की तरह ट्रीट करता हूं, इसको इस रियल एक्सिस को एक मिरर की तरह ट्रीट करता हूं, इस रियल एक्सिस को एक मिरर की तरह ट्रीट करता हूं, और अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता, इस जेड को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करता, तो क्या ये इसका इमेज जो है वो मुझे जस्ट इसका जेड बार दे देता क्या? ये बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कि जेड बार इज, यानी कि conjugate of a complex number is nothing but the mirror image of the original complex number with respect to real axis. Is it clear to everyone? कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका अगर कॉन्जुगेट हम लोग लिखते हैं तो दैट कॉन्जुगेट इज नथिंग बट द मिरर इमेज ऑफ द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब कि, और साथ ही साथ यहां पर यह भी देखिए कि आपने यहां पर जो एंगल लिखा है कि यहां पर एंगल आपको थीटा मिला हुआ था, आपको थीटा मिला हुआ था एंटी क्लॉकवाइज लेने में, ये अब क्लॉकवाइज लेने में आपको ये थीटा मिल रहा है, तो नाउ दिस थीटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ थीटा, थीटा माइनस ऑफ थीटा हो जाता है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है और ये कह रहा है कि एक्स प्लस आयोटा वाई है, आयोटा वाई है, तो आपने देखा कि गाइज इसका जो जेड बार होता था वो मिल जाता था आपको एक्स माइनस आयोटा वाई। क्या मिल जाता है? एक्स माइनस आयोटा वाई मिल जाता है, राइट। तो ये आपने एक्स माइनस आयोटा वाई लिख दिया। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आप जेड से जेड बार लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, जेड से जेड बार लिख रहे हो, तो तीन तरह के चेंजेस आते हैं, तीन तरह के चेंजेस आते हैं, राइट। कौन कौन सा? एक तो कहोगे आप, एक तो कहोगे कि आपको जो आयोटा मिला है वो आयोटा जो है वो माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, देखिए यहां पर एक्स प्लस आयोटा वाई मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिला था, तो आयोटा को माइनस आयोटा से मैं लिखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये अगर देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं इसको और मैनिपुलेट कर लेता हूं, यहाँ पे डिस्टेंस मैंने y को डिस्टेंस की तरह ट्रीट किया ना, तो y को पॉजिटिव y ही मानो, y को पॉजिटिव y ही मानो, क्योंकि अब जो मेरा y है वो निगेटिव y एक्सिस में, यानी कि निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस में लिया हुआ है, तो आप माइनस आई लगा देना, यहाँ पे क्या कर देना, माइनस आई लगा देना, y को पॉजिटिव ही लिखो, क्योंकि y को एज अ डिस्टेंस ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट वाइज नहीं ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये माइनस आई से हो गया। उसी तरह अगर मुझे क्या मिला होता, अगर ये थीटा के टर्म में दिया हुआ होता, अगर मुझे ये थीटा के टर्म में देता, तो मैं कहता कि थीटा जो है वो रिप्लेस हो जाता माइनस ऑफ थीटा से गाइस। और अगर ये मुझे किसके फॉर्म में दिया हुआ था, और तीसरा मैं कह सकता था कि मिरर इमेज ऑफ जेड, मिरर इमेज ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका कॉन्जुगेट अगर आप लेते हो तो आप तीसरा कहते हो कि वो रियल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होगा, राइट। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, पोलर फॉर्म में लिख देते हैं कि अगर आपको जेड बार लिखना है, जेड बार लिखना है, तो आप क्या बोलोगे कि इसका पोलर फॉर्म में लिख के देखिए, तो जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार लिखे हैं तो जेड बार का मॉडुलस इनटू आप बोलोगे कि कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा के प्लेस पर यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए थीटा मुझे नहीं लिखना चाहिए था, मैं क्या लिखूंगा कि मैं देखिए ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखता हूं तो मैं लिखता हूं कि मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर जेड को जेड बार से डिनोट करेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं कि ये मॉड ऑफ जेड बार हो जाएगा
कॉस ऑफ थीटा के प्लेस पर यहाँ पे तो माइनस थीटा होगा प्लस आयोटा, यहाँ पे जो मुझे एंगल मिला है, आर्गुमेंट मिला है, वो माइनस में मिला था तो माइनस थीटा हो जाता, राइट, ऐसा। अब यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ जेड की वैल्यू जो है, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालते हो तो आपको मिलता है कि, या मॉड ऑफ जेड बार निकाल लो, मॉड ऑफ जेड बार जो है आपको मिलेगा, वो मिलेगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको ये सिंपली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही मिल गया। तो आप कहोगे कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू है। तो मॉड ऑफ जेड एंड मॉड ऑफ जेड बार की वैल्यू जो होगी, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट लिखा है तो वहां पे आर्गुमेंट, सॉरी, मॉडुलस का कोई डिफरेंस नहीं होता, मॉडुलस दोनों का सेम रहता है। लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन दोनों सेम होगा, तो ये लेंथ जो है मॉड ऑफ जेड के बराबर ही आ गया, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा ही होती है, और साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है, तो माइनस बाहर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड बार लिखते हो तो आपको ऐसा मिलता है, राइट, इस तरह से। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ जेड ई टू द पावर आयोटा, थीटा के जगह पे माइनस थीटा हो जाएगा तो माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। बात है समझ में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो मॉड ऑफ जेड, जेड बार की जो वैल्यू मिलेगी वो मॉड ऑफ जेड इंटू ई टू द पावर थीटा जो होगा माइनस थीटा से रिप्लेस हो जाएगा, राइट, क्योंकि आर्गुमेंट मुझे माइनस थीटा मिला हुआ है। तो इतना सभी को समझ में आया क्या? एवरीवन जस्ट राइट यस और नो। क्लियर है ये? ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज कि देखिए आपको मिला हुआ है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, और z बार आपको मिल गया x माइनस आई वाई। तो आप कहोगे कि z प्लस जेड बार दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे 2x मिल जा रहा है, 2 टाइम्स ऑफ x मिल जा रहा है, ठीक है। और x तो है रियल पार्ट है, तो ये आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। इसका मतलब कि आपको मिल गया z प्लस जेड बार की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। उसी तरह दोनों का डिफरेंस करके देखिए तो क्या आ रहा है। उसी तरह मैं z माइनस जेड बार लिख रहा हूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा y हो जाएगा क्या? 2 आयोटा y हो जाएगा। एंड नाउ आई कैन राइट कि z माइनस जेड बार जो होगा, z माइनस जेड बार ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2 टाइम्स ऑफ या 2 आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिख दीजिए, 2 आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। y क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z था, राइट। तो यहां से मुझे मिलेगा कि मुझे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखना है, ये आई एम जेड लिखना है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2i हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकता हूं कि मान लीजिए मैंने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार लिखा, बार का बार लिख रहा हूं, ठीक है, ये जेड बार है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का बार है, और मैं इसका बार अगेन लिख रहा हूं, इसका भी बार ले रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए मुझे यहाँ पे जेड बार लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे जेड बार मैंने लिया हुआ है एक्स माइनस आयोटा वाई। अब अगर जेड बार का फिर मैं बार ले लेता हूं तो मुझे ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा क्या? तो दिस इज द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन मैंने आपको पढ़ा दिया, बट यहाँ पे ग्राफिकल आइडिया मैं पढ़ाऊंगा आपको। ग्राफ में एडिशन ऑफ 2 नंबर को कैसे ऑब्जर्व करना है उसको देख लेते हैं। तो आई थिंक आज तो टाइम ज्यादा हो गया इतने ही।
मैंने कुछ ज्यादा ले लिया था क्या तब? 10 बजे से क्लास है ना, तो छोड़ दे। इसमें एडिशन देख ले क्या, 5 से 6 मिनट लगेगा, जल्दी बता दीजिए एवरीवन। चलो तो छोड़ देते हैं, किसी ने नहीं लिखा, ठीक है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ग्राफिकल अप्रोच ज्यादा हम लोग डील करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर कीजिए, इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं सेंड कर रहा हूं, एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल हैव अ कंबाइंड डिस्कशन ऑफ दिस सीट एंड द प्रीवियस वन, राइट। इसलिए इसके पहले का कर लूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन। कुछ हाँ, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। हाँ पार्टी देंगे, सिद्धांत पार्टी देंगे, वहां पे आएंगे तो कंबाइंड पार्टी मतलब छपरा में आएंगे तो पार्टी देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी फॉर द पार्टी, बाय बाय।